हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से तो रिलेटेड है, बट आज ना हम लोग एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जहां हम लोग 75 MCQs रख रहे हैं एंड ये सेम पैटर्न पे है जैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। आप देखोगे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड थे। उसी पे बेस्ड हमने भी एक क्वेश्चन पेपर बनाया है। ठीक है, वैसे तो 2021, 22, 23, 24 4 साल जो CUET एमकॉम एंट्रेंस का पेपर कंडक्ट हुआ है उस पे आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन क्लास मिल जाएगी। लिंक हमने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, बट आज का ये जो मॉडल पेपर है ना, इससे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग पाएगा कि किन सब्जेक्ट्स में आपकी कितनी प्रिपरेशन है, अभी कौन से सब्जेक्ट्स आपके ड्यू हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। आज की क्लास की जो PDF है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक, और यहाँ ना हमने बिल्कुल सेम पैटर्न की चीजें रखी हैं, जैसे +4 -1 जैसे हमारा पेपर पैटर्न होता है वही सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हैं। और ये पेपर देखने के बाद एक ओवरऑल आप लोगों को आइडिया लगेगा। एक बार क्लास करने के पहले चाहे तो आप लोग PDF से ये क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हो, या ये क्लास करने के बाद PDF डाउनलोड करने के बाद एक बार खुद से पेपर सॉल्व करके देखना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां किसी भी तरह का कोई साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। 100% एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर फोर्स, 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, नो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि डिमांड की वजह से होती है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से होती है। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में ना हो तो हम कहते हैं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो नीति आयोग के बारे में वैसे तो सबको पता होगा क्योंकि ये भी एग्जाम में टॉपिक कवर करता है। कह रहा था नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। यस, अगर नीति आयोग की बात करें तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। द नीति आयोग फॉर्मुलेट्स 5-year प्लान्स इंस्टेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये जो 5-year प्लान से पहले तो प्लानिंग कमीशन बनाता था, पर जब नीति आयोग बन गया इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो नो डाउट अभी 5-year प्लान कौन ड्राफ्ट करेगा? नीति आयोग। द नीति आयोग इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द नीति आयोग प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। नो, अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये काम नीति आयोग का नहीं है, बल्कि नीति आयोग का काम है 5-year प्लान्स को ड्राफ्ट करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, what type of unemployment is most prevalent in Indian agriculture? Structural unemployment, cyclic unemployment, frictional unemployment और disguised unemployment? नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है ना कि अगर एक पर्टिकुलर लैंड के लिए रिक्वायरमेंट है 5 पर्सन्स की, तो वहां कम से कम 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि किसकी वजह से हो रही है कि आप काम तो कर रहे हो, ठीक है, मतलब सिंपली वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपके काम को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अब एक लैंड है, इस पे हमें पता है कि अगर हम सिर्फ 5% को अपॉइंट कर दें तो मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। अब आपने 5 की जगह अगर 8 लोगों को अपॉइंट किया भी है तो ये जो 3 है ये तो एक्सेस है ना, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं उस लैंड पे, काम कर रहे हैं बट फिर भी खाली है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, poverty line measurement in India takes into account which of the following? Nutritional requirements, income tax paid, imported food grains और expenditure on education? No doubt nutritional requirement, क्योंकि poverty line basically इसी पे तो डिसाइड की जाएगी ना, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब यहां से देखो मैथ्स के क्वेश्चन एंड स्टैट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और मैथ्स से ना मान करके चलो कि एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहला है, इफ y इज इक्वल टू दिस देन dy बाई dx इज। हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं किया तो जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रेलेवेंट है वो हमने वहां डिस्कस किया है। नेक्स्ट, अ
अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है जिसमें सारे डायगोनल सेम होते हैं ना, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में भी तो क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा या यहाँ 1 होगा, बाकी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, a टू द पावर -1 है ये। a टू द पावर -1 एग्जिस्ट इफ, ओनली इफ, ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है ना जब मॉड a 0 के बराबर ना हो। ठीक, हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है कि मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इस टॉपिक पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की क्लास में, वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आपने क्लियर किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां मीन बड़ा होगा मीडियन से और ये सब बड़ा होगा मोड से। अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता तो जस्ट इसका रिवर्स होता, ठीक। एंड अगर सिमेट्रिकल होता तो उस केस में तीनों इक्वल हो जाता। तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट आंसर दिया है, ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि मीन बड़ा होना चाहिए। तो मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, for a symmetrical bell-shaped distribution, approximately how much of the observation lie in the range mean 2 multiplied by standard deviation and mean plus 2 multiplied by standard deviation। तो यहाँ देखो, अगर आप लोग वैल्यू देखोगे तो प्लस और माइनस ही पूछा है। मीन बेसिकली क्या कह रहा है कि मीन किसके बराबर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के। एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, तो ये जो लाई करेगा ना ये अप्रॉक्स 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे लाई करेगा। और ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज लर्न कर लेना क्योंकि इस पैटर्न पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टू डिस्ट्रीब्यूशन आर, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए दिया हुआ है 28.905 और बी दिया हुआ है 23.53 रिस्पेक्टिवली। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अगेन हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड बहुत डिटेल लेक्चर अपने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वहां आप लोग देखोगे ना तो ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए। वहां पर हमने बताया भी था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट माना जाता है, मोर कंसिस्टेंट लेस कंसिस्टेंट माना जाता है। बेसिकली होता क्या है ना कि जिसकी वैल्यू कम आती है उसको हम लोग ज्यादा कंसिस्टेंट मानते हैं कंपैरेटिवली सेकेंड के, ठीक है। तो यहाँ देखो बी की वैल्यू जो है वो कम है कंपैरेटिवली ए से, तो नो डाउट बी क्या होगा, ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। और इस टॉपिक को ना बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक वो क्लास नहीं किए तो हम तो बार बार बता रहे हैं कि वो सारी चीजें कवर कर लो। हम स्टार्टिंग से ये चीज बता रहे हैं कि सीयूईटी के लिए या बाकी जितने भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए हमने रेलेवेंट क्लासेस बहुत सारी अपलोड की हुई हैं। उनको आप लोग जरूर से कंसिडर करो क्योंकि उसी लेवल पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टैगफ्लेशन अकर्स व्हेन द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस। अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस तो बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन का पार्ट है, बट आउटपुट फॉल करता है, ठीक है। तो राइजिंग प्राइसेस एंड राइजिंग आउटपुट, राइजिंग प्राइसेस एंड फॉलिंग आउटपुट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द कीन्जियन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 10 प्लस 0.8y। अब क्योंकि अगर हम कंजम्पशन की बात करें या अपने इनकम के ओवरऑल इनकम की बात करें तो इनकम में दो चीजें होती है, एक तो सेविंग होता है और एक कंजम्पशन होता है, ठीक है। इफ इनकम इज ₹1000, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, आपको पूछा है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ अगर हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ठीक। दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप अपनी इनकम का कितना कंज्यूम करोगे। तो देखो यहां दिया हुआ है कंजम्पशन इज इक्वल टू 10 प्लस 0.8y, की जितनी हमारी इनकम होगी उसका हम 0.8 कंज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, फर्दर ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लायर आपका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज, देखो ग्रॉस और नेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन का ही होता है। डेप्रिसिएशन, एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट आंसर होगा ए, डेप्रिसिएशन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर जीडीपी? जीडीपी मतलब क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली आपकी इकोनॉमी को सर्व कर रहा है। इलीगल ड्रग सेल, हाउस वर्क एंड ऑफ फ्रॉम वर्क मतलब काम से छुट्टी, या कंसल्टिंग सर्विसेज। नो डाउट जब आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हो तो आप बदले में पेमेंट ले रहे होगे, तो वो आपकी जीडीपी को, आपकी इकोनॉमी को सर्व करेगा। बाकी तीनों ही केसेस में ये तो इलीगल है। हाउस वर्क में किसी भी तरह का कोई मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर आपने काम से छुट्टी ली है तो वहां पे भी कोई मनी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसल्टिंग सर्विसेज। नेक्स्ट, फॉर एन इंफीरियर गुड द इनकम कंजम्पशन कर्व विल बी। हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स मतलब होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक। अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, क्या हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे? नहीं, हम किस तरफ स्विच करेंगे? हाई क्वालिटी की तरफ। तो इनकम के साथ हमेशा इंफीरियर गुड का कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की ना, तो इस तरीके से, क्योंकि देखो इनकम के केस में नॉर्मल गुड्स के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी हम बढ़ाते हैं। बट फॉर इंफीरियर गुड्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एंड यहाँ बेसिकली यही होता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आप इस तरह के प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो कम कर दोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट, in an economy of two individuals A and B and two commodities X and Y, general equilibrium of production and exchange occurs when, ये जो इक्वेशन है वो है MRT XY is equal to MRS XY of A is equal to MRS XY of B। क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटी है और दो इंडिविजुअल है, तो देखो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन? अब देखो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया है, इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया अबाउट रिटर्न टू स्केल। हमने बताया भी था कि रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि अगर हमारा इनपुट 100% से बढ़ा और आउटपुट 120% से बढ़ा तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर इनपुट बढ़ा बाय 100%, आउटपुट बढ़ा ऑल्सो बाय 100%, तो ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इनपुट बढ़ा बाय 100%, आउटपुट बढ़ा बाय 80%, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट होगा? हाँ होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो क्या ये कांस्टेंट होगा? नो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो क्या इंक्रीजिंग रिटर्न होगा? नहीं, ये तो डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, Which of the statements is incorrect regarding cost curves? देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइंस विद आउटपुट, यस, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन द एवरेज कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, यस, अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो उस केस में हमने बताया भी था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट से कम होगा। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ये भी करेक्ट है। हमने रिलेशन बताया था एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मेजर द वेरिएबल कॉस्ट, नो, ये मेजर करता है टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ये भी हमने अपने इंपॉर्टेंट सीरीज में अपलोड किया हुआ है कि क्वांटिटेटिव कौन सा और क्वालिटेटिव कौन सा। बैंक रेट, क्रेडिट सीलिंग, क्रेडिट रैशनिंग और सीआरआर। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिट रैशनिंग। बेसिकली ये मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? ये है क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, व्हाट डज आरबीसी स्टैंड फॉर इन इंश्योरेंस बिजनेस? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रिस्क बेस्ड कैपिटल, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल बैंक, जो कि है आरबीआई। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया है सेबी, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट,
मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, आरबीआई। हमने बताया भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने क्रेडिट पॉलिसीज देखी है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? आरबीआई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट जहां अगर आपने 10 रुपए कमाया तो 10 रुपए खर्च भी किए, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां ना तो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपको कोई लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, अ ब्रांच सेटअप merely फॉर बुकिंग ऑर्डर्स विच आर एग्जीक्यूटेड बाय हेड ऑफिस। अब खुद सोचो कि आपने ब्रांच सेटअप तो किया है बट सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेड ऑफिस से ऑर्डर्स ले रही है, तो ये तो डिपेंडेंट ब्रांच हुई ना, इनकी तो अपनी कोई वर्किंग नहीं है और इनकी सारी की सारी बुक्स कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच और लोकल ब्रांच। करेक्ट आंसर होगा ए डिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट, अब यहां से देखो बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड मशीन टू एलिमिनेट द वेस्टफुल मूवमेंट। वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली हम लोग कौन सी स्टडी करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या वर्क स्टडी। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा मोशन स्टडी। हमें ये देखना होता है कि कौन कितना मूव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो बेकार चीजें हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मोशन स्टडी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नो डाउट, पहला फंक्शन कौन सा? प्लानिंग। करेक्ट आंसर होगा ए, प्लान। नेक्स्ट, ऑडिटिंग किसको रिफर करता है? रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो डाउट अगर ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, What do we call the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial bank? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे उधार दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो ये हमने बताया था कि दो चीजें, एक तो बैंक रेट है और एक रेपो रेट है। हमारे पास ऑप्शन में रेपो रेट दिया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेपो रेट। अब इस पे तो पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किया भी हुआ है। अगेन हम बता रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज हमने अपलोड की है ना, ये जरूर कंसिडर कर लेना एग्जाम के पहले। नेक्स्ट, A and B go into a shop. B says to the shopkeeper, let A have the goods and if he does not pay you, I will. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? किसी के बिहाफ पे गारंटी दे रहे हो कि अगर वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वेजरिंग अग्रीमेंट और कासी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं जो बेसिकली केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, प्रोग्रामर्स आर असाइन्ड टू डिफरेंट टीम्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज. Some work on front-end development while others focus on back-end development. Identify the principle of management demonstrated here. Unity of command, division of work, stability of personnel और unity of direction. अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपको अलॉटमेंट किया गया है वर्क का, वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज। तो ये कब होता है? डिविजन ऑफ वर्क में, कि आप जिस फील्ड में अच्छे हो आपको वही काम दिया जा रहा है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि आप काम किस तरीके से बांट रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज, क्योंकि पता है कि जो जिस काम में अच्छा है अगर आप उसको वो काम अलॉट करोगे वो कम टाइम में या हम कह सकते हैं कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर पाएगा। टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और काम भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट, a retail store manager ensures that each employee reports to only one supervisor to avoid confusion. This is an example of implementing the principle of, जब आप सिर्फ एक सुपरवाइजर की बात करो तो आप बात करो यूनिटी ऑफ कमांड, डिविजन ऑफ वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। नो डाउट हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की। यहाँ ये बोला जाता है ना कि जितने भी एम्प्लॉयज उनको सिर्फ एक सुपरवाइजर से ही इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, gangplank is a term associated with which principle of fuel? Equity, order, scalar chain, initiative. No doubt अगर हम gangplank की बात करें तो हम बात करें scalar chain की। Next, which of the following is not a principle of management by Henry Fayol? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन इंटरफेरेंस, एस्पिरेट द कॉप, सेंट्रलाइजेशन, डिविजन ऑफ वर्क। ये तो वो 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने जो अलॉट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं, बट नॉन इंटरफेरेंस,
ये कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है बाय हेनरी फ्योल, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। लीजर टाइम जैसा नहीं है, वर्किंग आवर नहीं है, रूटीन वर्क नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स आर लार्जली रिक्वायर्ड एट, अब देखो टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा है तो नो डाउट टेक्निकल स्किल हमेशा लोअर लेवल पे ही जरूरी होगा। रीजन बीइंग जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो तो सिर्फ फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज को। देन अगर मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी आइडियाज हैं, जो भी काम है, वो समझ करके लोअर लेवल मैनेजर से वर्क कराते हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजर एक्चुअली में काम करते हैं तो उनके में टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है। ऑप्शन दिया है जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल। करेक्ट आंसर होगा डी, लोअर लेवल। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल एरिया पीपल। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। एक कंपनी है और वो लोगों को अपॉइंट कर रही है एरिया बेसिस पे, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके लोगों को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो? सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मोर देन वन ऑफ द अबव। नो डाउट सोशल ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोसाइटी को भी लेके चलना होता है, आपको कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना होता है जिससे लोग आपसे जुड़े। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, डूइंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट। देखो दो चीजें हैं मैनेजमेंट में, एक तो होता है एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिव। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? एफिशिएंसी की, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पे बात किया है। और अगर यही बोलता ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एफिशिएंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लान? They are the plans aimed at achieving specific goals. These are the plans providing guidance for performing recurring activities. A plan designed for the entire organization? No. अगर सिंगल यूज प्लान की बात करें ना तो कोई एक स्पेसिफिक गोल आपके माइंड में होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, कंप्लाई करना होता है, और उसी के लिए आप सिर्फ एक टाइम ही यूज करने वाला प्लान बनाते हो। वो प्लान आप फर्दर यूज नहीं कर सकते। आपने एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर लिया तो वहां पे वो आपका प्लान खत्म हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा दे आर द प्लान्स अचीव्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। Next, according to Abraham Maslow's hierarchy of needs theory, which level of needs encompasses the desire for self-esteem, achievement, and recognition? Psychological needs, safety needs, belongingness, love esteem needs और esteem needs? देखो यहाँ पे हमें self esteem की बात कर रहे हैं तो no doubt correct answer होगा esteem needs। हमने Maslow's hierarchy of theory पे डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वहां हमने हर एक नीड पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। करेक्ट आंसर होगा एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन मैनेजमेंट रिफर्स टू। देखो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, तो आप क्या करते हो ना, आप उसको आउटसोर्स कर देते हो, मतलब बाहर से बनवा लेते हो। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में आपको 3 चीजें चाहिए, लेट्स से ए बी सी, और आपको पता है कि बी का प्रोडक्शन करने में आपका खर्चा ज्यादा आएगा, तो आप ये बाहर से आउटसोर्स करा लेते हो, परचेज कर लेते हो या बाहर से बनवा लेते हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑफलोडिंग नॉन कोर फंक्शंस और टास्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। यस, आप अपने इस काम को कहीं बाहर से करा लेते हो पैसे दे करके, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, which of the following marketing orientations emphasizes creating producers that meet customer needs and wants while achieving organizational goals? Production orientation, product orientation, selling orientation, marketing orientation? Correct answer होगा marketing orientation, क्योंकि modern strategy को follow करता है और ये basically preference देता है to customers, ना कि product को। Next, in the context of market segmentation, which approach involves dividing the market based on demographic factors? अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिहेवियरल सेगमेंट, साइकोग्राफिक सेगमेंट, जियोग्राफिक सेगमेंट और डेमोग्राफिक सेगमेंट। नो डाउट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स
Which element involves selecting and managing distribution channels to ensure products reach customers efficiently? Product, place, promotion या price? Place, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किससे रिलेटेड होगा? प्लेस से। ये भी हमने मार्केटिंग मिक्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट, which control mechanism involves comparing performance data with those of industry peers or competitors to identify best practices and areas for improvement? Benchmarking, budgetary control, statistical process control और balanced scorecard? No doubt यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को ढालना, मोल्ड करना, तो ये बेसिकली एक तरह का कंपैरिजन होता है जहां पे हम बेंचमार्किंग की बात करते हैं कि किसी ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट किया है और हम उसको फॉलो करने की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेंचमार्किंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैकग्रॉगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, व्हिच थ्योरी अज्यूम्स दैट एम्प्लॉइज आर इनहेरेंटली लेजी एंड रिक्वायर क्लोज सुपरविजन? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर थ्योरी एक्स होगा। हमने मोटिवेशन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं उन पे भी डिटेल लेक्चर्स आप लोगों के लिए डाला हुआ है, अगर नहीं क्लास किया है तो आप कर लेना। उसमें जितनी भी थ्योरीज हमने बताई मोटिवेशन की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सब रेलेवेंट है, और वहां हमने बताया है कि अगर हम थ्योरी एक्स की बात करें तो यहाँ जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो लेजी होते हैं कंपैरेटिवली थ्योरी वाई के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थ्योरी एक्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स दैट इज MBO इज अ मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय FW टेलर, डगलस मैकग्रॉगर, पीटर ड्रकर और हेनरी फ्योल। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा पीटर ड्रकर। MBO बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका है? पीटर ड्रकर का। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या है? अ डिटेल्ड प्लान फॉर अचीविंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अ सेट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजन दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन। स्ट्रैटेजी का मतलब तो यही होता है ना कि आपने कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को लेने में हेल्प करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द टर्म क्विड प्रो क्यो, व्हाट इज क्विड प्रो क्यो? समथिंग इन रिटर्न। हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन। नो डाउट हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसीडरेशन की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंसीडरेशन। नेक्स्ट, अ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर ओनली। देखो लीन ना तभी एक्सरसाइज कर सकते हो, व्हाट इज लीन? जहां पे आपके पास गुड्स की पोजीशन है, आपने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है, उस केस में अगर आपको पेमेंट नहीं मिली एज अ सेलर तो आप अनपेड सेलर तो हो ही, बट उस केस में ना आप गुड्स को रोकने का हक रखते हो। ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द ओनरशिप राइट रिलेटिंग टू गुड्स हैव ट्रांसफर्ड टू द बायर, व्हेन द गुड्स आर स्टिल इन पोजीशन ऑफ द अनपेड सेलर, when the goods have been transported, when the goods have delivered to the buyer। no doubt करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर गुड्स अभी भी आपकी पोजीशन में है, अभी भी आपकी होल्डिंग में है, उस केस में आप गुड्स को रोकने का राइट रखते हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द डैश कैन बी आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद द कैपिटल इज नॉट डिवाइडेड इनटू शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, OPC और LLP। देखो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि चाहे तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और आपका कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड ना हो, तो बट ऑब्वियस आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो नहीं हो सकते, आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2013? द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम और स्टेट तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ऑब्जेक्ट होता है, लायबिलिटी होती है, बट रूल, रेगुलेशन, बायलॉज या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है, ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तो करेक्ट आंसर होगा सी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है, नहीं कवर किए तो प्लीज कवर कर लेना, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? जो कि आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ता है। नेक्स्ट, Which among the following is a progressive tax? अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो कि आपकी इनकम के साथ बढ़ता है। तो नो डाउट इनकम टैक्स में तो ऐसा ही होता है ना, एक पर्टिकुलर स्लैब रेट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको टैक्स देना होता है, और ज्यादा से ज्यादा देना होता है, लाइक 5%, 10% और 20%।
ऑप्शन देखो, कस्टम ड्यूटी, डेवलपमेंट सरचार्ज, सेल्स टैक्स और लास्ट ऑप्शन होपफुली इनकम टैक्स होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स रेफरेंस टू विच क्लॉज। देखो अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर, और आपकी पावर कहाँ लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस लिमिट तक या किस लेवल तक काम कर सकती है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज के रेफरेंस में होगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज Q is equal to 100 minus 2P. If the price is ₹20, what is the quantity demanded? Simple सा question है, quantity demanded is equal to 100 minus 2 multiply by ₹20. ये हो जाएगा 100 minus 40 और हमारे पास quantity demanded हो जाएगी 60 units. That is correct option हो जाएगा C. इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इसकी प्रिपरेशन प्लीज अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखो, लिखा है फर्म प्रोड्यूसेस 400 यूनिट्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 3000. व्हाट इज इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज 3000 एंड हमारी जो क्वांटिटी है वो है 400। तो ये सिंपली हमें सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5। और देख लो हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपने सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन देखो दिया हुआ है 7.50। ठीक, नेक्स्ट, इफ अ कंपनीज रेवेन्यू इज ₹4,000 एंड टोटल कॉस्ट इज 3,500, क्या हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं मैम। देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,000 माइनस 3,500, और जब हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो हम सेल्स प्राइस से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, अगेन फर्म का टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, क्या हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं? हाँ, और ये प्लीज खुद से कैलकुलेट करना। करेक्ट आंसर आना चाहिए 33.33%। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ आर रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? देखो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 ही मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को बाइफरकेट किया गया है इनटू एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला, फिर हमारे पास दूसरा दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 6, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2.2:1। क्या हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। यहां देखो लिखा है ना, तो न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो क्या 2:1 है? नहीं, 2:1:1 है। ये देखो सी को भी तो शेयर मिलेगा 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 1/4। देख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 - 10 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 8 - 5 डिवाइडेड बाय 20 और रेशियो आ जाएगा 2:3, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which one of the following cost would not be termed as product cost? देख लेते हैं ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और प्लांट सुपरवाइजर सैलरी। नो डाउट हमसे प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, सेलिंग की बात नहीं कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज ये बेसिकली सेलिंग से रिलेटेड पॉइंट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज। क्योंकि बाकी देखो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्लांट सुपरविजन सैलरी, ये सब प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ये। Next, which of the following system applies when standardized goods are produced under a series of operation? सिंपल सा मेंशन कर दिया ना, सीरीज ऑफ ऑपरेशन, तो हम किसकी बात करें बेटा? प्रोसेस की, क्योंकि यहां पे हमारा ऑलमोस्ट 2 से 3 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा गुड्स बनता है। जैसे अगर मान लो लेट से फर्नीचर है, तो फर्नीचर में सबसे पहले तो वुड कटिंग होगा, है ना, फिर उसको पेस्टिंग का काम होगा और फिर उसको पेंटिंग का काम किया जाएगा। तो ये क्या अलग अलग प्रोसेस हो गया ना।
तो यहाँ पे सीरीज ऑफ ऑपरेशन बोला था, तो करेक्ट आंसर प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। जॉब ऑर्डर, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और काइजीन कॉस्टिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट, डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, अकाउंटिंग, वाउचिंग, रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट। देखो ऑडिटिंग के लिए ना, हम कभी भी किसी फर्म का, कंपनी का ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले तुम्हें एविडेंस चाहिए, और एविडेंस क्या होगा, सबूत हमें कहां से मिलेगा, वाउचिंग से मिलेगा, है ना। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी, वाउचिंग। नेक्स्ट, which of the following activities is true about the cost variance under the standard costing system? Cost variance, variance मतलब difference. Cost variance is the difference between standard cost and actual cost, standard cost and budgeted cost, standard cost and marginal cost, actual cost and marginal cost. No doubt अगर हम लोग standard का costing की बात करें तो जो difference होता है वो standard का actual से compare करते हैं, तो correct answer होगा cost variance is the difference between the standard cost and actual cost. Next, as per the information given below, what is the correct material yield variance? देखो material yield variance का फॉर्मूला अगर देखें तो ये होगा actual yield minus standard yield for actual output multiply by standard cost. क्या हमारे पास क्वेश्चन में actual yield दिया है? हाँ, बट क्या standard yield for actual output दिया है? No, ये तो standard yield दिया हुआ है, बट not for actual output, ये दिया हुआ है for standard output. तो स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा, देखो ये कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड यील्ड 90 kg है फॉर 100 kg, मतलब हमसे कह रहा है कि स्टैंडर्ड इनपुट 100 है, उसमें स्टैंडर्ड यील्ड 90 है। अगर आउट ऑफ 100 हमारा स्टैंडर्ड यील्ड 90 है तो फॉर 200 इनपुट कितना होगा, 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक्चुअल यील्ड हमारे पास दिया है 182 kg, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाल दिया 180 kg, और हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है ₹20। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 40 फेवरेबल। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए 40। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट? Standard costs are based on scientific analysis and engineering studies, while estimated costs are based on historical basis. Yes, अगर standard costing की बात करें तो ये तो scientific analysis पे ही based है, और estimated जो already conduct हो चुका है। Standard cost, what cost will be, while estimated cost, what cost should be. No, अगर estimated की बात करें तो what cost should be नहीं है, ये बल्कि ये होगा कि already जो हमने पास में खर्चा किया है उसके बेसिस पे estimated cost कैलकुलेट करते हैं। Standard costs are more frequently revised compared to estimated cost. No, estimated costs are more stable. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों ही स्टेबल होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो ये साइंटिफिक एनालिसिस की बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ऑन द अदर हैंड एस्टिमेटेड कॉस्ट पास्ट कॉस्ट या हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में बी अचीव्ड थ्रू फ्री मार्केट इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो ऑपरेशन क्या होता है हमने बताया भी है, जहां पे आरबीआई बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ डैश फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीलिंग करते हैं, और ये हमने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में बताया हुआ है जहां हमने मॉनेटरी पॉलिसीज पे डिस्कशन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इसका क्या एम है? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड एक्सपैंडेड रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। यस, यहाँ बेसिकली इनका काम यही था कि ये पब्लिक सेक्टर के काम को बढ़ाना चाहती थी एंड प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनीज है उनको लाइसेंस दिलाना चाहती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Next, the new economic policy of 1991 manifests in state-led industrialization and import substitution, rethinking the role of market versus the state. New economic policy basically किस पे फोकस करती है? Liberalization, globalization and standardization and privatization. तो यहाँ बेसिकली इनका काम ये था कि ये मार्केट और स्टेट के बारे में कैलकुलेट करेंगी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा मार्केट होना चाहिए, किस तरह का मार्केट होना चाहिए, कहाँ प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, कहाँ पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी rooted in a capitalist mode of production, social and economic distribution and industrialization directed by the state. हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी, जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो हम किसकी बात करें? सोशल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, which of the following does not represent a difference between internal trade and international trade? Transactions in multiple currencies, homogeneity, differences in legal system, none of the above. क्योंकि यहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछा है तो नो डाउट अगर मल्टीपल करेंसीज की बात करें, अगर मल्टीपल करेंसीज में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये कोई डिफरेंस नहीं इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन स्टेट्स दैट, ये हमने पहले भी बताया हुआ है. एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये जो थ्योरी है ये डील करती है nations can increase their economic well-being by specializing the production of goods they produce more efficiently than anyone else. ठीक, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, लर्न कर लेना. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, which of the following theories advocates that countries should produce those goods for which it has a great relative advantage? देखो ये कौन सी थ्योरी है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द फैक्टर ऑफ एंडाउमेंट थ्योरी, द हेकर-होलन थ्योरी, नन ऑफ द अबव. ये तीनों ही थ्योरी में ये पॉइंट नहीं डील किया गया है. तो किस थ्योरी में डील किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम पिन कर देंगे. नेक्स्ट, which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging import? ये बेसिकली मर्केंटिलिज्म में होता है. उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट को डिस्करेज कर दो, कम कर दो, तो उस केस में कंट्री अपने वेल्थ को इंक्रीज कर पाएगी. करेक्ट आंसर होगा सी, मर्केंटिलिज्म. ये लर्न कर लेना. कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और लीज फायर है तो सबको पता है कि किस तरह की इकोनॉमी होती है. ये हमारे पास देखो ओवरऑल 75 एमसीक्यूज थे जो कि हमने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए थे. इसी तरीके के और मॉडल पेपर्स हम बहुत जल्दी ड्राफ्ट करके अपलोड करेंगे. बट आज के क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. इनफैक्ट हमने इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस अपलोड की हुई है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन करके भी अपलोड किया हुआ है सीयूईटी का पेपर. तो ये सब आपके लिए बहुत रेलेवेंट है. मॉडल पेपर, सैंपल पेपर पहले भी अपलोड किए थे और अब अगेन इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें क्योंकि 75 एमसीक्यूज अब पूछे जाते हैं कंप्लीटली कॉमर्स बेस्ड. और ये एमसीक्यूज ना मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होते, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं. उसी तरीके से हमने आज का पेपर सेट किया था. अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है, ये क्वेश्चन पेपर यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना. चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. एंड आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. हम सीयूईटी के लिए एक और पॉइंट डिस्कस कर लें कि हमने टेस्ट सीरीज बहुत पहले से ही अपडेट की हुई है, अपलोड की हुई है. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जितना ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो अगर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड होगे तो हमसे कांटेक्ट कर लेना. हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली पेपर पैटर्न पे ही बनाई गई है. जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट सीरीज देने का कोई बेनिफिट नहीं है तो उनको हम ये क्लैरिफाई कर दें कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ टेस्ट सीरीज देने का ही बेनिफिट आपको मिलेगा. जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे एग्जाम टाइम उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जाम के दिन ना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो. बहुत ही आराम से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, सब जगह आप अभी से करेक्शन करके चल पाओगे. तो अगर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड होगे तो कॉन्टैक्ट कर लेना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.